दगड़ियों, 9 महीने के बाद उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। इन 9 महीनों का मतलब है कि 3-4 महीने के बाद फिर जो स्थितियां होंगी उसमें विकास रुक गया होगा। कल ही मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया और बहुप्रतीक्षित विस्तार था। उसमें बहुत से सवाल उठे। पहला सवाल तो यही था कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये राज्य के हित के लिए है या भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हित के लिए है। तो जितनों से मैंने ये सवाल पूछा या जितनों से चर्चा की, सबका एक ही जवाब था, ये राजनीतिक हित के लिए बनाया गया मंत्रिमंडल है। तो वैसे भी बजट सत्र समाप्त होने के बाद, मतलब ये अंतिम बजट जो इस विधानसभा के कार्यकाल का है, वो पास हो चुका है। अब अगला जो बजट पास होगा वो अगली विधानसभा में होगा और जो जीत के आएंगे वही उसको पास करेंगे। यानी कि बजट पास हो जाने के बाद आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और मंत्रियों ने हंसते हुए, खिलखिलाते हुए पद स्वीकार कर लिए। यदि बजट पास होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो हम उम्मीद करते कि जितने भी नए मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों के लिए बेहतरीन बजट बनाएंगे, सरकार को देंगे और कहेंगे कि इस बजट को आप पास कीजिए। खैर, उत्तराखंड की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। इधर करीब 1 साल से हम देख रहे हैं कि जगह जगह गोष्ठियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और उनका विषय है कि 25 साल के बाद उत्तराखंड कहाँ खड़ा है या फिर उत्तराखंड में विकास की सही दिशा क्या हो सकती है, आदि आदि आदि। और जो लोग इस प्रकार की बैठकें करा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो असल में राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं है, लेकिन विजन उनके पास भी कुछ नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल तो अपने आप को यहाँ का एकमात्र क्षेत्रीय दल कहता है और निश्चित रूप से जनता में अगर किसी क्षेत्रीय दल का नाम यहाँ है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल का है। उसके पास भी उत्तराखंड के लिए कोई विजन नहीं है। शायद यही एक वजह है कि आप उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़ी देशी, मैं पहाड़ी, हम पहाड़ी, पहाड़ियत जैसे शब्दों के चारों ओर अपने आप को घेरे हैं। भाई, आप क्षेत्रीय दल हैं तो निश्चित रूप से आप पर्वतीय क्षेत्र के दल हैं और अभी तक आप ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि आप पृथक पर्वतीय राज्य के पक्षधर क्षेत्रीय दल हैं या फिर जो छोटी उत्तर प्रदेश हमको दी थी 2000 में, उसी के पक्षधर क्षेत्रीय दल हैं। यह अभी तक आप स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। बावजूद इसके इस पूरे 1 साल के अंदर मूल निवास, भू कानून, पहाड़ियत, क्षेत्रीयता, पहाड़ देश करके जो एक माहौल उत्तराखंड क्रांति दल बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके अलावा वो थोड़ा बहुत शिवसेना के की तरीके से भी आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ दिखता है, तो वो एक स्थिति है। बाकी शेष जो 2 स्थितियां बचती हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में बचती हैं। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो निश्चित रूप से वो जो रणभेरी होती है चुनाव की, वो फूंकने वाली एक स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दी है कि देखो, हमारे पास एक हथियार ये मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जुड़ा हुआ, उसका भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जो भी काम कर रही है वो चुनाव जीतने के लिए कर रही है। इधर जो चिंता कराने वाला है वो ये कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। कांग्रेस में जब संगठनात्मक चुनाव हुए तब लग रहा था कि नया संगठन बन गया है, शायद ये विजन के साथ एक बड़े ब्लूप्रिंट के साथ फिर से जनता के बीच में आएंगे, लेकिन वो सब अब नेपथ्य में जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कुछ दिन जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे, वो प्रदेश स्तर के हो या जनपद स्तरों के, वो अपना स्वागत करवाने के लिए जगह जगह पहुंच रहे थे, स्वागत हो रहे थे, फूल मालाएं राजनीतिक दलों में जैसा होता है वो दिख रहे थे, लेकिन वहां भी वो संगठनात्मक तरीके से अपने संगठन को मजबूत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। गुजियाल साहब को जब प्रदेश की कमान सौंपी गई तो एक उम्मीद उनसे की जा रही थी कि वो 1-8 महीने के अंदर जो भी करेंगे वो दिखने लगेगा कि अपने चुनाव जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से लगातार सत्ता में है उसको किनारे करने के लिए क्या रणनीति उनकी होगी, दिखाई देगी। लेकिन अभी तक तो कोई रणनीति सामने दिखाई नहीं दी है। गुजियाल साहब के बारे में स्पष्ट है कि वे हरीश रावत के खेमे के आदमी हैं। ये स्पष्ट एक संदेश पूरे उत्तराखंड में जाना भी जा रहा है और गया भी है। जनपदों में जो स्थितियां पैदा हुई हैं उनके बारे में भी यही गया है कि जो भी बने वो हरीश रावत के ही लोग हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में
सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो हरीश रावत जी हैं। और हरीश रावत जी कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े नेता हैं और जमीन में उनकी स्थिति सबको मालूम है कि पिछले 2 चुनाव विधानसभा के उन्हीं के नेतृत्व में लड़े गए और इधर पिछले 3 लोकसभा के चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े गए और तीनों लोकसभा के चुनावों और पिछले दोनों विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति से हारी है। तो इसलिए ये कहना कि हरीश रावत जी उत्तराखंड के जन नेता हैं, ये तो गलती होगी। लेकिन हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के अभी भी एक छत्रप के रूप में मौजूद हैं और कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रपों को बहुत महत्व देती है, ये खुली किताब के रूप में है। अब यहां सवाल उठता है कि कांग्रेस वो कौन सा हथियार उठाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को 20-22 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ने देगी, या उसके पास कौन सा ऐसा तरीका होगा कि वो सरकार बनाने के लिए 36-37 सीटें इकट्ठा कर लेगी। अब अभी तक जो स्थिति सामने है उसमें एक लड़ाकू तेवरों वाला संगठन सामने नहीं आया है। जिन लोगों को उम्मीद है कि टिकट मिल जाएंगे वो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं और घूम ही नहीं रहे हैं बल्कि वो अपने को मजबूत करने के लिए काम भी कर रहे हैं। यहां मैंने कहा कि अपने को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमें टिकट मिल जाए, यानी कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग एक एक सीट पर 3-3, 4-4, 5-5 लोग टिकट की दावेदारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संगठनात्मक रूप से अगर हम देखते हैं तो ऐसे कोई भी कार्यक्रम या गतिविधि दिखाई नहीं दे रही जो एक मजबूत संगठन के लिए जरूरी होती है और खासकर सत्ताधारी दल को चुनौती दे सकने के लिए। यहां मैं इस बात को बहुत ही ईमानदारी के साथ कह दूं कि पूरे पहाड़ में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण बना हुआ है, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी के वातावरण को कांग्रेस अपने पक्ष में किस प्रकार से मोड़ेगी या खींचेगी, इसके पत्ते अभी तक तो खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भी कोई नारा या ऐसा कोई आंदोलन या ऐसी कोई मुहिम कांग्रेस ने अभी तक नहीं छेड़ी है जिसको परिपक्व होने में 4-5 महीने लगे और फिर परिपक्वता के बाद जो एक चुनौती बने सत्ताधारी दल के लिए। और यदि 3-4 महीने के बाद कोई ऐसा प्रयास करते तो उसका लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि कम से कम किसी मुहिम को बनने और विकसित होने के लिए 3 से लेकर 6 महीने का समय तो लगता ही लगता है। और इतना समय ही अब कांग्रेस के पास है कि अपनी मुहिम को किसी तरीके से स्थापित करे, तेज करे और भाजपा के लिए चुनौती बने। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से, और जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति है वो एक सीमित वोट तो भाजपा के पक्ष में लाएगी, लेकिन सत्ता में काबिज होने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण नहीं होगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से एक प्रयास में थी कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट कांग्रेस की ओर जाने की जगह इधर उधर भटक जाए, फट जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। दगड़ियों, राजनीति में चीजें आंख से दिखती नहीं है, उसको अनुभव करना होता है। ठीक वैसे ही जैसे नमक का स्वाद दिखता नहीं है, चीनी का स्वाद दिखता नहीं है, इसका अनुभव किया जाता है, इसी प्रकार राजनीतिक घटनाओं को अनुभव किया जाता है। यदि हम 1 साल 1.5 साल की घटनाओं को देखते हैं, उसके बाद जो दूसरा एपिसोड बेरोजगार संघ के आंदोलन का था, तो वो किस तरीके से एक पर्चा लीक होने की बात बेरोजगार संघ तक पहुंचाई जाती है, फिर बेरोजगार के संघ के लोग एक साथ देहरादून में बैठकर आंदोलन करते हैं और अचानक फिर वही आंदोलन दूसरे रूप में हल्द्वानी में चल देता है। वहां धरना चल रहा होता है, यहाँ एक ऐसा आमरण अनशन शुरू होता है जिस आमरण अनशन में पहले दिन से ही बहुत सारे सवाल खड़े थे कि आमरण अनशन है या स्वतः का अनशन है, आदि 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 आदि। खैर, उस आंदोलन के बाद रातों रात सीबीआई जांच की घोषणा होना और फिर बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर आंदोलनकारियों का मुख्यमंत्री की चौखट में जाकर घुटनों के बल बैठना, तो अचानक आपने देखा होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल एकदम से तेजी से सामने आया है। और आज की तारीख में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति पूर्व के चुनावों से काफी बेहतर बन चुकी है। पूर्व के चुनावों में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति थी, इस चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल अपनी उस स्थिति में आ चुका है। सीधी सी बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल थोड़ा बहुत वोट भाजपा का भी खींचेगा और कांग्रेस के वोट पर जो एक भी वो छापेमारी करेगा। उसके अलावा उसमें खासकर यूथ का वोट, नौजवानों का वोट, जिनको कांग्रेस अपने साथ जोड़ने में पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई है, वो उत्तराखंड क्रांति दल की ओर जाता हुआ दिखाई देगा।
यहाँ बता दूं दगड़ियों की कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। भारतीय जनता पार्टी तो टिकट वितरण के बाद उपजने वाले आक्रोश को थामने में सिद्धस्त है, लेकिन हमने कई चुनाव में देखा है कि कांग्रेस के अंदर जो आक्रोश पैदा होता है टिकट न मिलने से या टिकट मिल जाने दूसरे को मिल जाने से, उसका जो नुकसान होता है वो चुनाव में दिखता ही दिखता है। टिकट वितरण के बाद जो विद्रोह बनेगा उसको थामने की कुव्वत रखता हो, ऐसा तो कोई नेता कांग्रेस के अंदर नहीं। उस स्थिति में टिकट वितरण में अगर कांग्रेस ने थोड़ी भी गलती की तो उसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी खींच कर ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बहुत बेहतरीन नहीं है। बहुत से प्रत्याशी हैं और लाइन लगाकर हैं जो टिकट की दावेदारी में है। और आज की तारीख में पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से स्थापित हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी पुष्कर सिंह धामी के आसपास के लोग होंगे उनको टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो जो 4-4.5 साल से स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी के खिलाफ भी पार्टी के अंदर मतभेद तो है ही है, और मतभेद कम नहीं है, बहुत गहराई तक है। यह अलग बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए बहुत चालाकी के साथ मतभेदों को सार्वजनिक नहीं होने दिया, क्योंकि अगर मतभेद बड़े नेताओं के बीच के हैं जो दिखेंगे नहीं तो वो बड़ा नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। देखना यह है कि वो कांग्रेस उस मतभेद का लाभ उठा लेती है, ये कल के गर्भ में है। खैर चुनाव है, रोज के हिसाब से समीकरण बदलेंगे, क्योंकि कल ही चुनाव की पहली कार्यवाही मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने की, तो मेरा धर्म बनता था कि चुनाव पर छोटी सी समीक्षा आप लोगों के सामने रखूं, और समीक्षाएं चलती रहेंगी, बनती रहेंगी। वैसे मुझे एक चीज लगती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में टिकट देने का मन बनाती हुई दिखाई दे रही है। फिर मिलता हूं दगड़ियों, फिर मिलता हूं।